हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज के वीडियो में मैं गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा पिछले एक महीने में गुड़गांव रियल एस्टेट में क्या हलचल रही है। पिछले एक महीने में मैंने मोटा मोटा एक अनुमान लगाया है। गुड़गांव में लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी। लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए के घर खरीद लिए। जो मैं ये 5,000 करोड़ रुपए का आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की हैं। अगर उन चीज़ों को मैं ऐड कर लूँगा, मुझे लग रहा है ये स्टैटिस्टिक्स जो है 10,000 करोड़ तक भी पहुँच सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ DLF के प्रोजेक्ट को लेकर। DLF का प्रोजेक्ट जो गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड पर आया है सेक्टर 63 में, वहाँ पर उसका सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, लगभग 450 यूनिट बुक हो चुकी हैं। एक यूनिट 8 करोड़ की है। आप 450 को 8 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3100 से 3300 करोड़ बैठता है। मैं मोटा मोटा अनुमान लगा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं 3300 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी लोगों ने खरीद ली है। ट्रांजैक्शन लोगों ने कर दी है। 3300 करोड़ रुपए DLF में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब मैं चलता हूँ दूसरे लग्जरी प्रोजेक्ट पे। मैं आ जाता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे भी करीब 400 फ्लैट बिक चुके हैं ऐलान के। जी हाँ दोस्तों, जो द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 106 में प्रोजेक्ट आ रहा है ऐलान का, वहाँ पर भी करीब 400 फ्लैट बुक हो चुके हैं। उसमें टिकट साइज हम लेकर चलते हैं एवरेज 4 करोड़ रुपए। तो 4 करोड़ को आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करीब 1600 करोड़ बैठते हैं। आप 1600 करोड़ और 3300 करोड़ को ऐड करेंगे तो आप लगाइए कितने हो गए, 4300 और 4900, मतलब ये लगभग 5,000 करोड़ के आसपास हो गया। इसके बाद अभी और प्रोजेक्ट बचते हैं। अब हम चलते हैं स्मार्ट वर्ल्ड पर। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 113 में जो प्रोजेक्ट आया है, उसमें भी लगभग 300 के करीब यूनिट बुक हो चुकी हैं। उसका टिकट साइज आप 2 करोड़ मान के चलिए। आप 2 करोड़ को 300 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 600 करोड़ होते हैं। ये आप 600 करोड़ 4900 करोड़ में जोड़ दीजिए, ये 5500 करोड़ बैठते हैं। इसके बाद मैं अगले प्रोजेक्ट पे आऊँगा। एक M3M का प्रोजेक्ट है सेक्टर 111 में, 111 उसका कोड है। उसमें भी 200 के करीब यूनिट बुक हो चुकी हैं और उसमें भी जो टिकट साइज है वो 2 करोड़ रुपए है। आप 200 को 2 से आपको 200 को मैं 2 से बोल रहा हूँ, लेकिन 2 करोड़ से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 400 करोड़ रुपए हो गए। 5400 करोड़ पहले बताए मैंने, 400 करोड़ ये ऐड कर दीजिए, 5800 करोड़। इसके अलावा M3M का एक प्रोजेक्ट और था 79 में, शायद उस पर कुछ लगता है रेरा ने नकेल खींच दी है, उसका रेरा नहीं आया था, तो ये थोड़ा सा उसको लेकर सतर्क हो गए हैं और इन्होंने वो बेचना बंद कर दिया। बट वहाँ शुरुआत में ये उस प्रोजेक्ट को बेच रहे थे। मान के चलिए 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन वहाँ भी हो गई होगी। तो आप लगाइए ये कितना अमाउंट बैठता है। अभी इसमें मैंने जो बेस्टेक अल्ट्यूरा 79 में एक बेचा जा रहा था, उसको ऐड नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो रेडी टू मूव हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी मैंने ऐड नहीं किया है। इसके अलावा अफोर्डेबल जो निकलते हैं, वो जो बेचे जाते हैं, उसको भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। इसके अलावा रेडी टू मूव अफोर्डेबल्स हैं, उसको भी मैंने ऐड नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो जो HSVP का ऑक्शन होता है जिसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, उसको भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। इतना ही नहीं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उसकी भी बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, उसको भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। वो कितने की एक महीने में सेल हुई है या परचेज हुई है। ऑफिस स्पेसिस जो सबसे बड़ा टिकट साइज होता है, उसको भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितना बैठता है। बट अभी नहीं रुकेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा हुडा के जो सेक्टर है, हुडा के जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं, वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वहाँ पर जो प्लॉट बेचे जाते हैं, वहाँ पर जो घर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा गुड़गांव शहर में बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं जो ऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर भी प्लॉट्स मकान बेचे जाते हैं, वो भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा बहुत सारी कच्ची कॉलोनी है, वो भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा मानेसर का एरिया है, इसके अलावा सोना का एरिया जो भी गुड़गांव में है, यहाँ भी बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर मैं इन सबको मोटा मोटा जोड़ दूँ तो एक महीने में 10,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन गुड़गांव में हो गई है। ये ट्रांजैक्शन और इस पैसे की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये पैसे की और ट्रांजैक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में एक तरफ मंदी का शोर है, एक तरफ पूरा रिसेशन का शोर है, और दूसरी तरफ गुड़गांव की, मैं देश की बात नहीं करूँगा, देश के रियल एस्टेट की बात बाद में किसी दिन कर लेंगे। मैं स्पेसिफिकली गुड़गांव के रियल एस्टेट की बात करूंगा। गुड़गांव के रियल एस्टेट में
तेजी बरकरार है। उसका क्या कारण है, उसके कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं वो ये हैं। एक तो यूरोप में, अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में जो रिसेशन आया हुआ है उसकी वजह से जो हमारे NRIs हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्हें पता है जिस देश में वो रह रहे हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अब वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आप ये जो मैंने ट्रांजेक्शन्स बताई हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं, इसमें अगर आप उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ा जो पार्ट है वो NRIs का है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। दूसरा, इसमें IT सेक्टर के जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका अभी तक वर्क फ्रॉम होम चलता रहा तो काफ़ी पैसा उनका सेव हुआ, ऑफिस जाना नहीं पड़ा, बाहर घूमने नहीं गए। कोविड की वजह से 2-3 साल लोग अंदर रहे, घरों में रहे, घरों से काम करते रहे, तो उनके पास काफ़ी पैसा सेव हो गया। बहुत सारे अपने गाँव चले गए, होम टाउन चले गए, वहाँ से काम करने लगे, तो उनकी पूरी की पूरी सैलरी वो सेव होती रही, तो उनके पास वो अमाउंट आ गया, उन्होंने वो इन्फ्यूज़ किया रियल एस्टेट में। उसके अलावा आजकल रिस्क ज़्यादा लेने लगे हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं, तो वो अपनी सैलरी का 80% तक लोन उठा रहे हैं। अगर उन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता तो NBFC से लोन लेते हैं वो 90% तक। बट मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप जब लोन लें तो आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लोन लें। आप अपनी सैलरी का 60% से ज़्यादा लोन ना लें, क्योंकि कई बार बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं तो मुश्किल हो सकती है। और प्राइवेट जॉब्स आपको पता है बहुत रिस्की होती है। नॉर्मल टाइम में भी प्राइवेट जॉब जा सकती है, बट ये तो रिसेशन का टाइम है और IT कंपनी को विदेश से ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो आप जब लोन लें, मैं ये नहीं कह रहा आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट करें, बट आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। आप ये देख लें आपको कितना रिस्क लेना है। इवन दो मेरा काम प्रॉपर्टी को सेल करना है, रियल एस्टेट को प्रमोट करना है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कॉशियस रहें, सोच समझ कर लोन लें। कितना आपको लोन लेना है वो ध्यान रखें। और पिछले कुछ टाइम से 1 साल में काफ़ी लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा भी है, तो इस वजह से लोन महंगा भी हो गया है। इन फैक्टर्स को भी आप ध्यान में रखें। इस फैक्टर का बहुत ज़्यादा असर गुड़गांव के रियल एस्टेट में मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। एक दिल्ली वाले हैं जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी चाहते हैं, एक दिल्ली वाले हैं जो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दिल्ली वाले वो हैं जो गुड़गांव में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा है। जिन प्रोजेक्ट्स का मैंने नाम लिया है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे दिल्ली वाले हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तबका है, वो तबका कौन है मैं बता देता हूँ। जो एक तबका होता है जो कुछ ब्लैक एंड वाइट करता है, वो तबका भी बहुत इन्वेस्टमेंट करता है रियल एस्टेट में, वो सबको पता है, ये कोई छुपाने वाली और छुपी हुई बात नहीं है। इसके अलावा हमारे देश में जो पूरा बड़ा देश है हमारा, इतने राज्य हैं, इतने शहर हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके बिजनेसेस हैं या जिनकी जॉब्स हैं, वो भी गुड़गांव में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस तरह हमारे देश में अब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह लोग अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। कोई मुंबई से है, कोई पटना से है, कोई लखनऊ से है, कोई जयपुर से है, बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मैं जो लोगों से बात करता हूँ, लोगों के जो कॉल्स आते हैं और उससे ये चीज़ें निकल के आती हैं, उस बेस पर मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पूरे देश से बहुत सारे लोग हैं जो गुड़गांव के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर के तौर पर, और बहुत सारे एंड यूज़र के तौर पे भी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ती रहती है, बढ़ती जा रही है, तो लोगों को घर चाहिए। जिनका छोटा घर है उनको और बड़ा घर चाहिए, जिनका बड़ा घर है उनको उससे बड़ा घर चाहिए, जिनके पास 1 घर है उनको 2 घर चाहिए, जिनके पास 2 घर है उनको 3 घर चाहिए। तो इस तरह से रियल एस्टेट फ्लोरिश करता जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो बजट आ रहा है 2023 में, ये लास्ट बजट होगा इस सरकार का, क्योंकि 2024 में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। जब जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट आएगा। फुल फ्लेज जो बजट है वो सरकार इलेक्शन में चली जाएगी, पार्टियां इलेक्शन में चली जाएंगी, उसके बाद जून जुलाई में वो बजट आएगा। तो सरकार को 2023 का बजट कुछ इस तरह का बनाना है, बड़ा लोक लुभावन बजट बनाना है, जिससे कोई भी जो अर्थव्यवस्था को किसी तरह का कोई डेंट ना लगे और कोई भी तबके को ये ऐसा ना लगे कि उनके लिए खराब बजट है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत छूट, बहुत सारे डिस्काउंट्स की उम्मीद कर रहे हैं। कैपिटल गेन पे उन्हें डिस्काउंट मिलेगा, उस पर कुछ छूट मिलेगी, उस पर कुछ राहत मिलेगी, जो हमारी इनकम का स्लैब है वो बढ़ेगा, उसमें राहत मिलेगी। तो लोग ऐसी उम्मीद लगाए हुए हैं, और हो सकता है हमारे वित्त मंत्री इस तरह का कुछ पिटारा खोल दें और रियल एस्टेट के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएँ रियल एस्टेट में, उससे और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाए। तो ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ये कुछ फैक्टर्स थे और ये फिगर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो मुझे लगा आपको पता रहना चाहिए कि चारों तरफ जो मंदी की बात चल रही है, उस मंदी के बीच में गुड़गांव रियल एस्टेट एक कमल की तरह खिल रहा है। वो उस मंदी के बीच में एक चीज़ जो ग्रो कर रही है, एक चीज़ जो फ्लोरिश कर रही है, वो गुड़गांव का रियल एस्टेट है।
वो इन्फॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए थी, तो मुझे लगा ये डिटेल आपके साथ शेयर कर दूं। इसमें कुछ हो सकता है मेरे से चीज़ें छूट गई होंगी, जो चीज़ें मेरे से छूट गई हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, क्योंकि कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हर आदमी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कि आप फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। बताइए आपको किस टॉपिक पे किस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। मेरी कोशिश रहेगी उन टॉपिक्स को कवर करूं, क्योंकि ये चैनल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आपके लिए है। आप जो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे, आप जो डिटेल चाहेंगे, आप जो वीडियो चाहेंगे, वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।